रीडिंग डाल दीजिए आज द मोल कंसेप्ट। है ना। इसका पहला टॉपिक एटॉमिक मास। जैसा कि नाम है एटॉमिक मास मतलब क्या? मास ऑफ एन एटम। मास ऑफ एन एटम, उसी को एटॉमिक मास बोलेंगे। अब बात होता है कि एटम को मास आएगा कहाँ से। तो एटम में पार्टिकल होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स को मासलेस कहते हैं, जबकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मास होता है। तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन के मास को जोड़ देंगे तब एटम का मास बन जाएगा। क्या? तो मास ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक मास एंड इट केम्स ड्यू टू मास ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। है ना। जैसे हमारे बॉडी का मास 60 किलो है, तो ये 60 किलो कम्स फ्रॉम बोन्स, मसल्स, डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। है ना। नहीं कहते उसका माथा बड़ी बड़कट है, 2 किलो का तो माथे। तो हो गया ना, हर एक पार्ट बॉडी का पार्ट जोड़ के रख करके 60 किलो बनाए। तो एटम में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के मास को जोड़ के एटॉमिक मास बनाए। तो मास ऑफ एन एटम known as atomic mass। अब ये एटॉमिक मास एक्चुअली में 4 तरह से यहाँ पे डिफाइन हुआ है ना। एटॉमिक मास 4 टाइप का है। एक एटॉमिक मास को कहते हैं एब्सोल्यूट या एग्जैक्ट एटॉमिक मास, जो एक्चुअली में एटम ओन करता है। एक ठो को कहते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास, जिसको केमिस्ट्री में हम लोग मेजर करते हैं। और एक को कहते हैं ग्राम एटॉमिक मास, जो एक मोल का होता है। और एक होता है एवरेज एटॉमिक मास, ये आइसोटोप के एग्जिस्टेंस के वजह से होते हैं। ठीक है। तो 4 तरह का एटॉमिक मास। कितने तरह का एटॉमिक मास? 4 तरह का। पहला एब्सोल्यूट एटॉमिक मास, दूसरा रिलेटिव एटॉमिक मास, तीसरा ग्राम एटॉमिक मास, चौथा एवरेज एटॉमिक मास। एब्सोल्यूट एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास।
ठीक है, एक एक करके चारों को देखेंगे अलग अलग से, है ना। एब्सोल्यूट क्या है, रिलेटिव क्या है, ग्राम क्या है, एवरेज क्या है, सब तो मास ही है, लेकिन सबका इस्तेमाल अलग अलग जगहों पे होता है। ठीक है, सब एक दूसरे से रिलेटेड भी है, लेकिन कहते अलग अलग आधार से हैं। ठीक है, तो पहला पहला है एब्सोल्यूट एटॉमिक मास। तो सम टोटल मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन present in an atom, present in the nucleus of an atom लिख देते, known as absolute atomic mass। sum total mass of proton and neutron present in the nucleus of an atom। sum total mass of proton, नंबर नहीं, mass of proton and neutrons present in the nucleus of an atom, है ना। अब बोलेगा इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं आया सर, तो इलेक्ट्रॉन कंसीडर्ड मासलेस। अब देखो एग्जाम्पल से समझो, एब्सोल्यूट एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन कितना होगा, कार्बन में कितना प्रोटॉन कितना न्यूट्रॉन होता है, 6 प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर, और बाहर में इलेक्ट्रॉन्स होगा, एक ऑर्बिट में कितना, पहले वाले में बताए हैं, बेसिक में यही सब बताए हैं, बताए करने के लिए तो बेसिक 3 दिन पढ़ाए, 1 2 3 4 बताए ना। तो 2 इलेक्ट्रॉन और 4 इलेक्ट्रॉन, ये चारों इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को मासलेस कह दिए। तो 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन का जो मास होगा न्यूक्लियस के अंदर, 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन का जो मास होगा, इसी मास को एब्सोल्यूट एटॉमिक मास ऑफ कार्बन कहेंगे। बताइए तो प्रोटॉन का मास कितना। हम्म, बिल्कुल सही। तो मास ऑफ, ये आपके पास जो डीपीपी दिए हैं उसमें एक डीपीपी में पूरा लिखा हुआ था, प्रोटॉन का, इलेक्ट्रॉन का, न्यूट्रॉन का, सबका मास लिख के दिए। मास ऑफ 6 प्रोटॉन 6 गुना 1.67 इंटू 10⁻⁻20 ग्राम, और 6 न्यूट्रॉन का मास 6 गुना 1.67 इंटू 10⁻⁻, बराबर ही होता है, खाली यहाँ पर ना 6 8 होता है, तो वो बहुत ज्यादा अंतर नहीं। अब ये दोनों को जोड़ना है, मास ऑफ प्रोटॉन एंड, तो 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन कार्बन में होता है, 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन के मास को जोड़ देंगे तो कार्बन का मास बन जाएगा। अब दोनों को जोड़ने के बाद देखो कितना आएगा, कैसे जोड़ें, कॉमन लेके 6 6 12 हो जाएगा क्या, आएगा जोड़ना तुम लोग को। तो 12 गुना 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम लिख दें, लिख दें, हो जाएगा क्या।
तो इतना ग्राम एब्सोल्यूट एटॉमिक मास ऑफ कार्बन। 12 गुना 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम इज द एग्जैक्ट या एब्सोल्यूट एटॉमिक मास ऑफ कार्बन। आप लोग तो सीधा 12 ग्राम बोल देते हैं ना, कार्बन का एटॉमिक मास कितना, तो क्या बोलते हैं 12 ग्राम। वो क्या है, वो 12 ग्राम कि ये 12 ग्राम, एग्जैक्ट मास तो ये है ना, वो क्या है 12 ग्राम। नहीं, वो ग्राम एटॉमिक मास, एक मोल एटम का मास, ये एक एटम का मास है ना, ये एक एटम का मास। और 12 ग्राम यदि बोल देंगे तो एक मोल एटम का मास हो जाएगा, पहुंचेंगे वहां पे, वो ग्राम एटॉमिक मास है ना। एक्चुअली में कार्बन का एग्जैक्ट मास होता है 12 गुना 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। आ जाइए, ठीक है, ठीक है, ठीक। जोड़। जिनको समझ नहीं आया उनके लिए लिख रहे हैं, ऐसे लिख सकते हैं उसी को जोड़ के फॉर्म में, देखिए लिख सकते हैं क्या, इसी को ना जोड़ना है क्या, इतना और इतना कॉमन निकाल लेते हैं। 1.67 इंटू 10⁻⁻24 कॉमन, क्या बच जाएगा यहाँ पे, प्लस यहाँ भी कॉमन, क्या बच जाएगा यहाँ पे, तो 6 तो 12 गुना 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। लिखिए, यहां से लिखना शुरू कीजिए। और कोई समस्या है? (9.1 इंटू 10⁻31 kg मास होता है एक प्रोटॉन का। मास होगा नहीं तो कोई पार्टिकल कैसे होगा, लेकिन वो मास हम लोग के लिए नेग्लिजिबल है ना, कंसीडर करते हैं नेग्लिजिबल। हाँ, मतलब मानते हैं। समझ गए? एब्सोल्यूट एटॉमिक मास ऑक्सीजन का क्या होगा, देखो डिफिनीशन, हाँ ठीक है 16 इंटू उतना, डिफिनीशन तो यही रहेगा सबका, किसी भी एटम के एब्सोल्यूट एटॉमिक मास क्या होते हैं, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास के सम के बराबर होते। किसी भी एटम में जितना प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होगा उसके मास को जोड़ देंगे तो एटम का मास निकल जाएगा।
चूंकि इलेक्ट्रॉन कंसीडर्ड मासलेस है ना, इलेक्ट्रॉन को हम लोग मासलेस कंसीडर करते हैं। ठीक है, कार्बन का एटॉमिक मास निकालना था हमें, तो कार्बन में 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन्स होते हैं, तो 6 प्रोटॉन का मास 6 न्यूट्रॉन का मास लिख के दोनों को जोड़ दिया। ठीक है, अब ऑक्सीजन का एटॉमिक मास पूछ रहे हैं, एब्सोल्यूट एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। बोलिए ना, सब बोलिए। 16 कहां से आया? यानी कि मास नंबर। पिछले क्लासेस में इसी बात को क्या बोला जा रहा था, मास नंबर। 8 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या को जोड़ देते हैं तो मास नंबर हो जाता है। ऑक्सीजन में 8 प्रोटॉन है और 8 न्यूट्रॉन है। सुनो बाबू, यदि बात बोले अब से जाइए ना, मास ऑफ 6 प्रोटॉन, तो यहां पे लिखा जाएगा मास ऑफ 8 प्रोटॉन। 8 प्रोटॉन का मास 8 गुना 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। मास ऑफ 8 न्यूट्रॉन 8 गुना 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, दोनों को जोड़ दिया तो कितना आ जाएगा बोलो? 16 गुना 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। कैसे आएगा ये भी ऊपर जोड़ के बता दिए क्या? तो हर एटम का मास, मास नंबर गुना इतना ही दिखाई देगा आपको। मास नंबर जितना एटम का है गुना इतना। क्या? तो एक दो जोड़ लिए, बाकी सबके लिए वैसे समझ लेंगे। ठीक है, कि एब्सोल्यूट एटॉमिक मास क्या होगा, तो सम ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन गुना 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ठीक है, लिखिए। बोलिए ना, क्या पूछना चाहते हैं, बोलिए। यही तो डिफरेंस है, ये 16 केवल मास नंबर है ना, और जब एटॉमिक मास की बात कर रहे हैं तो इतना ग्राम में लिखाएगा, है ना। मास नंबर सिर्फ नंबर है 16, उसके आगे पीछे कुछ नहीं लगेगा, है ना, उतना ही के बराबर होता है। तो 16 में इतना गुना करके क्या किए, ग्राम। दैट इज एब्सोल्यूट एटॉमिक मास। वो आगे आएगा, वो आगे आएगा। हम्म हम्म वो आगे आएगा, बताते कैसे आएगा ये सब भी बताना पड़ेगा ना, इसलिए बता रहे हैं कि आगे आएगा, है ना। उन सबको एक साथ प्लेस करने से सब फिर कंफ्यूज हो जाता है। यही तो मूल कॉन्सेप्ट का प्रॉब्लम्स रहा है शुरू से लेकर आज तक। हर चीजों को अलग अलग बच्चा नहीं जानता है। 16 ही होता है, 16 16 16 16। अब 16 क्या, किसका? अभी देखिएगा ना, 16 कितना तरह से, 3 तरह से बदलेंगे हम। हाँ, 3 तरह से बदलेंगे हम, देखिएगा। एब्सोल्यूट एटॉमिक मास की बात यहां पे की जा रही है, बाकी कुछ नहीं किया जा रहा है बात। कोई एमयू कोई ग्राम नहीं बोल रहे हैं हम।
हम सिर्फ एब्सोल्यूट एटॉमिक मास की बात कर रहे हैं। एब्सोल्यूट एटॉमिक मास बराबर मास नंबर गुना 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। दैट्स ऑल, और कुछ नहीं। किसी भी एटम में लगा दीजिएगा तो एब्सोल्यूट एटॉमिक मास निकल जाएगा, है ना। खाली एटॉमिक मास की बात ही नहीं हो रही ना, एब्सोल्यूट एटॉमिक मास की बात हो रही है। लिख दीजिए इसको। देखिए, एब्सोल्यूट एटॉमिक मास बराबर मास नंबर गुना 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ये कहां से आया? तो ये एक प्रोटॉन या न्यूट्रॉन का मास है। तो जिस किसी में, जैसे ऑक्सीजन में मास नंबर 16 है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्याएं 16 है, तो 16 गुना 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ठीक है, लिख दिए? लिख दिए? नाउ सेकंड, रिलेटिव एटॉमिक मास। कैसा मास? रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास बोलने का मतलब ये कि ये रिलेशन की बात करेगा। ये कैसा एटॉमिक मास है? तो रिलेटिव, एक दूसरे के रिस्पेक्ट की बात करेगा, है ना। ये कैसा बात करेगा? एक दूसरे की रिस्पेक्ट में बात करेगा। इट इज रिलेटिव टर्म, relative term that is defined with respect to other। रिलेटिव टर्म है ये। रिलेटिव एटॉमिक मास एक रिलेटिव टर्म है, और रिलेटिव टर्म में इसका मतलब क्या? जो दूसरे के रिस्पेक्ट में डिफाइन होता है ना। दूसरे के टर्म में डिफाइन होने का मतलब समझाते हैं क्या? जैसे एक बच्चे की मम्मी को पूछा गया कि जो आपका बेटवा है, इसका वजन कितना है, ये क्या किलो का है? तो इनकी मम्मी बताई कि कहाँ ज्यादा ये भारी है, ये जो सूमो पहलवान है इसका चौथाई तो है। कैसा वेट बताएं? रिलेटिव नहीं है क्या? whenever you know the weight of sumo pahalwan, then you can get the weight of this child, है ना। रेफरेंस ले, यदि किसी टर्म को इस तरह से डिफाइन करते तो उसी में शब्द लगता है रिलेटिव है ना। इट इज रिलेटिव टर्म। मोशन एक रिलेटिव टर्म है। जब आप प्लेटफॉर्म पे खड़ा रहते हैं तो ट्रेन चली जाती है, दोनों ट्रेन साथ ही वेलोसिटी से चलेगा, तो दोनों ट्रेन में बैठा हुआ आदमी रेस्ट ही में रहेगा यदि स्पीड सेम डायरेक्शन से है तो। पढ़े थे ना, रिलेटिव होता है। वेट सुमो पहलवान का चौथाई है। ये किस तरह का वेट इनकी मम्मी डिफाइन की है? तो बोलेंगे सर रिलेटिव वेट डिफाइन किए। रिलेटिव एटॉमिक मास का यूनिट होता है AMU, जिसको आप जानना चाह रहे बेसब्री से। AMU को बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट कहने का क्या मतलब होता है? तो केमिस्ट्री का वो सबसे छोटा मास जिसको आप मेजर कर सकते हैं। इससे कम मास होगा, केमिस्ट्री में उस मास को नेग्लिजिबल कहा जाता है। केमिस्ट्री का सबसे छोटा। अब इसको समझने के लिए भी बहुत हिंदी में समझते हैं हम। जैसे कि एक होलसेलर के यहाँ
5 किलो कम से कम बेचता है वो, कोई भी अनाज कितना बेच रहा है, 5 किलो, तो उसके यहाँ बटखारा मिनिमम 5 किलो का है, तो उसका यूनिट मास हुआ। किसी और छोटे दुकानदार के पास जाएंगे तो हो सकता है 50 ग्राम बेचे, उसका यूनिट मास है। सोना चांदी की दुकान में जाएंगे तो उसके यहाँ 1 ग्राम का भी बटखारा होगा, उसका मास यूनिट है। तो हमारे केमिस्ट्री का यूनिट मास क्या है, AMU। अब इससे छोटा हमारे यहाँ कुछ नहीं होता, हम उसको मासलेस समझते हैं। जैसे आप चीनी लाने जाइए किसी दुकान पे, कहिए 5 ग्राम चीनी चाहिए, तो दुकानदार दे देगा क्या तौल करके, वो थोड़ा सा उठा के दे देगा, मतलब उतना बटखारा तो मेरे यहाँ है ही नहीं, तो मासलेस हो गया ना उसके लिए। आपने मांगा जो वैल्यू नहीं करता। तो हमारे केमिस्ट्री में सबसे छोटा मास मेजर करने के लिए क्या है, AMU, एटॉमिक मास यूनिट। सबसे पहले इस बात को समझेंगे। अब एक AMU को डिफाइन कैसे किया जाएगा ये समझेंगे। 1/12 ऑफ मास ऑफ वन एटम। वन एटम आप बुक में नहीं देखेंगे, एन एटम लिखता है, एक ही बात हुआ, एन एटम ऑफ कार्बन 12। एक AMU बराबर 1/12 इंटू मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12। चूंकि कार्बन 14 भी होता है, दैट इज वाई वी राइट कार्बन 12। नाउ 1 AMU इज इक्वल टू 1/12 इंटू मास ऑफ एन एटम। अभी तो निकाले थे एक एटम कार्बन का मास, कितना आया था, 12 गुना 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। जरा देखिए क्या था AMU, 12 से 12 कट गया, एक AMU बराबर 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, यही होता है एक AMU के बराबर, है ना, 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ठीक है, अभी रिलेटिव एटॉमिक मास को डिफाइन नहीं किया है, हमने यूनिट बताया है रिलेटिव एटॉमिक मास का। ठीक है, रिलेटिव एटॉमिक मास का यूनिट होता है AMU, एटॉमिक मास यूनिट, और एटॉमिक मास यूनिट को डिफाइन करते हैं 1/12 ऑफ मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12। अब इसको कोई कह दे कि एक AMU बराबर, सर ये भी लिख सकते हैं क्या, 1/16 ऑफ मास ऑफ एन एटम ऑफ ऑक्सीजन 16, तो क्यों नहीं लिख सकते सर, 1/16 गुना 16 गुना 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, तो 16 से 16 तो कट ही जाता है, then also equal to 1.67 into 10⁻⁻24 ग्राम। ठीक है, लिख दीजिए। मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट है इसलिए कार्बन को माना गया। ऑक्सीजन भी लिख सकते हैं, अभी तो दिखाया है ना, जितना इसका वेट हो ना, उसका ट्रिक है, यहाँ नीचे उतार दीजिएगा, उतना ही के बराबर आ जाएगा, है ना। जैसे कोई नाइट्रोजन कहना चाहता है तो लिख सकता है 1/14 इंटू मास ऑफ एन एटम ऑफ नाइट्रोजन 14, न्यूमेरिकली सेम होगा। लिखिए, क्या जानना चाहते हैं और बताइए। अभी रिलेटिव एटॉमिक मास का डिफिनीशन नहीं दिया गया है, ये AMU का डिफिनीशन।
लिख दिए। रिलेटिव एटॉमिक मास किसको कहते हैं? रिलेटिव एटॉमिक मास को डिफाइन करते हैं एएमयू में, लेकिन रिलेटिव एटॉमिक मास कहते किसको हैं? देखिएगा, नंबर ऑफ टाइम्स, चूंकि रिलेटिव टर्म था ना, जैसे सुमो पहलवान का चौथाई है तो लिखेंगे ना 1/4 गुना वेट ऑफ सुमो पहलवान। तो नंबर ऑफ टाइम्स of an atom of element heavier than 1/12 of mass of an atom of carbon 12 known as relative atomic mass। एकदम क्रिस्टल क्लियर रखिए बातों को, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है? तो इट इज ए नंबर ऑफ टाइम्स, कितना गुना भारी है, कितना गुना भारी है एक एटम किससे? 1/12 ऑफ मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12 से। इसको कहते हैं हम लोग रिलेटिव एटॉमिक मास। इसलिए तो ये रिलेटिव टर्म था, ये बताता है कि कोई एलिमेंट कितना गुना भारी है, कितना से? 1/12 ऑफ मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12 से, है ना। अब 1/12 ऑफ मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12 को एक एमयू कहते हैं, तो कितना गुना है एक एमयू से, ये बताता है रिलेटिव मास यूनिट। लिख दीजिए। कोई समस्या है? कोई समस्या किसी को? अब जरा सा मेरे हिसाब से आप देखिएगा, रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन 16 एमयू लिखा है, इससे आप क्या समझते हैं? क्वेश्चन ऐसे है, व्हाट डू यू मीन बाई 16 एमयू? अब आप बताइए 16 एमयू से क्या समझते हैं? हाँ बताइए, बोलने दीजिए। हम्म। हाँ ठीक है, ठीक है। और क्या समझते हैं? और क्या समझते हैं? हम्म। हम्म। हाँ ठीक है, ठीक है। और कोई कुछ समझते हैं?
16 mu से समझते हैं कि जैसे इससे जोड़ दिया जाए, ऑक्सीजन 16 mu मास वाला है, तो ऐसे समझे कि ऑक्सीजन इज 16 times heavier than, है ना, 1/12 of mass of an atom of कार्बन 12। पूरी बात, ऑक्सीजन यदि यहां क्वेश्चन में नहीं मेंशन है तो एन एटम इज लिख दीजिए। एन एटम, कोई एटम है, इज 16 times heavier than 1/12 of mass of an atom of carbon 12। आपको हमेशा एमयू से यही समझना है ना। और इतना ज्यादा भारी हमेशा दिमाग पे लेके नहीं चलेंगे, इसलिए हम लोग मास नंबर को पकड़ लेते हैं कि ऑक्सीजन का मास 16 है, तो उसका एटॉमिक मास पूछेगा कोई तो 16 एमयू कह देंगे। तो जो 16 एमयू आप कहते हैं वो एक्चुअली में ऑक्सीजन का रिलेटिव एटॉमिक मास है, और उसका मतलब है कि ऑक्सीजन इज 16 टाइम्स हैवियर है, वो 16 गुना ज्यादा भारी है 1/12 ऑफ मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12 से। एक्चुअली में इतनी बड़ी बात कही जाती है एक लाइन में, एक अक्षर में, 16 एमयू में इतना छिपा है। ठीक है, अब आप बताइएगा, हम आपको बता रहे हैं लिख के, यूरेनियम 23892 ऐसा लिखा हुआ है। अब इसके मास से आप क्या समझते हैं? यूरेनियम इज 238 times heavier than 1/12 of mass of an atom of कार्बन 12। इतना लंबा लाइन तो समझते हो, 238 जो नंबर लिखा उससे, है ना, वो मास नंबर है। हाँ, यहां से लेकर के यहां तक को बोल सकते हैं हैवियर देन 1 एमयू, है ना। लेकिन जब डिफिनीशन देना रहता है ना बच्चे, अभी अभी के लिए बोल रहे हैं, वेन एवर यू नो एमयू तो बोल सकते हैं, है ना। अभी के लिए बोल रहे हैं कि अभी हम लोग को ऐसे बोलना है, क्योंकि एक एमयू फिर पूछने लगेगा कोई। अब इसमें तो कोई सवाल ही नहीं बचा, इसमें कहाँ कोई सवाल है। मैथमेटिकली आप देखो तो यूरेनियम इज 238 टाइम्स, मतलब गुना 1/12 ऑफ एक एटम ऑफ कार्बन 12। ठीक है, देखना 12 से 12 कट गया, बराबर कितना आया? क्या आया ये क्या आया? इस मास को क्या बोलेंगे? एब्सोल्यूट एटॉमिक मास। ये जो आया वो क्या आया? वही आना चाहिए था ना। मास तो सबका एक ही होना है, मास तो मास है। अब हम लोग बोलते अलग अलग भाषाओं में हैं कि एब्सोल्यूट एटॉमिक मास है, ये रिलेटिव एटॉमिक मास है, ये ग्राम एटॉमिक मास है, ये भाषाएं अलग अलग है, लेकिन मास तो मास ही है। अब इतना एमयू बोले, अब इतना कोई नहीं बोल करके मास नंबर से ही सब बात समझ जाए, ये भी हो सकता है ना। 238 है, हम लोग दिमाग में रहना चाहिए 238 ग्राम क्या होता है, 238 एमयू क्या होता है, और एग्जैक्ट एटॉमिक मास क्या होता है। ये तीनों अलग अलग बात, और सब बराबर लगने लग जाता है, वही खराब बात होता है। लिख दीजिए, यही सबको क्लियर करना है, तब मोल में कोई कंफ्यूजन नहीं बच जाएगा। और ये इसका समय अभी है, बाद में हम लोग के पास ही नहीं रहता है इतनी सारी बात। 238, अरे 238 मास ग्राम होगा, समझ लो ना भाई, मास है।
ऐसे बोल के या एमयू समझ लो, लेकिन सबका इतना इतना मतलब है यहाँ पे, ठीक है। मतलब और कोई कंफ्यूजन है बच्चा, बोलो। रिलेटिव एटॉमिक मास हमेशा बताता है कि कोई एटम कितना गुना भारी है 1/12 ऑफ मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12 से। और यदि कोई कंफ्यूजन होने लगेगा तो उस मम्मी का एग्जाम्पल याद रखना जो बताती है कि हमारा बेटा सुमो पहलवान का चौथाई है ना, वो बेट एग्जैक्टली बेटा का बताई ही नहीं। अब आपको पता करना पड़ेगा सुमो पहलवान का बेट कितना है। उसी तरह से एएमयू में वर्ड छिपा हुआ है 1/12 ऑफ मास ऑफ एन आइटम ऑफ कार्बन 12। क्लियर है? बढ़ जाए, बढ़े। अब तीसरा टर्म है ग्राम एटॉमिक मास। बढ़े। क्या टर्म है? ग्राम एटॉमिक मास हुआ। तीसरा टर्म है ग्राम एटॉमिक मास। अब ये भी तो एटॉमिक मास ही है, लेकिन इसका मतलब तो बिल्कुल अलग ही है। मास ऑफ वन मोल एटम, एक मोल एटम के मास को ग्राम एटॉमिक मास कहते हैं। किसी एटम के एक मोल एटम मास को, एक मोल एटम के मास को ग्राम एटॉमिक मास कहते हैं। निकालेंगे आपके सामने, देखिए। मास ऑफ वन मोल एटम, एक मोल एटम में, जहां तक शायद आप थोड़ा बहुत जानते हो, कितना एटम? 6.022 इंटू 23 एटम ऑफ एन एलिमेंट called as gram atomic mass। अब जैसे आप देखें, देखिएगा कन्वर्सन, आप देखिएगा बहुत गौर से देखिएगा इसको। मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन कितना आया था? 12 गुना 1.67 इंटू 10⁻⁻⁴ ग्राम। तो मास ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 एटम ऑफ कार्बन के मास को ही ना कहते ग्राम एटॉमिक मास। ये कितना आएगा? तो 12 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 गुना 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है, इज इक्वल टू 12। जानते हो इतना से इतना गुना करेंगे तो एक आएगा। सही में विश्वास है आप लोगों को? नहीं है तो करके देखिए, नहीं है तो कर ही के देखिएगा ना। गुना 1.67 इंटू 6.022 इंटू 10⁻⁻24 प्लस 23, यही ना। आप लोगों की मदद के लिए हम कैलकुलेटर निकाल रहे हैं। 1.67 मल्टीप्लाइड बाई 6.0, क्या हो गया, 6.022 कितना आ रहा है देखिए, 10.05। तो 12 इंटू 10.05 इंटू 10⁻⁻1
राउंड अप कर लीजिए, एरर इन मेजरमेंट वगैरह, इसीलिए तो आगे चैप्टर में दिया रहता है। प्रिसीजन 10.05 को 10 लिख देते हैं, 1/10 कट गया। देख रहे हैं, देख रहे हैं कैसा मजाक आप लोग के साथ कर रहे हैं। यही यही वजह है कि मास नंबर में ही सारा मास खत्म हो जाता है, और बच्चा को 12 ग्राम 12 गुना उतना ग्राम सब बराबरे लगता है। 12 MU मतलब क्या ही बोले वो, लेकिन कितना अलग अलग है। देखिए क्या आ गया आपको, घूम फिर के वहीं पे पहुंच गए आप। पहुंचे हैं या नहीं पहुंचे? 12 ग्राम ही तो आया, तो 12 ही 12 तो है, एग्जैक्ट मास भी 12 गुना इतना ग्राम, 12 MU रिलेटिव एटॉमिक मास पढ़ लिए, फिर ग्राम एटॉमिक मास 12 ही आ गया। समझ रहे हैं? अब समझ रहे हैं चीजों को। एक एटम का मास को एब्सोल्यूट एटॉमिक मास कहते थे, जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास को जोड़ के आता था। रिलेटिव एटॉमिक मास कहता था कि कोई एटम 1/12 ऑफ मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12 से कितना गुना भारी है। जबकि 12 ग्राम ये एक मोल एटम का मास, एक एटम का मास नहीं है भाई, एक मोल एटम का मास है। 6.022 इंटू 10⁻23 एटम का मास है। एक और 6.022 इंटू 10⁻23 में कितना बड़ा डिफरेंस है, समझते हैं? उतना बड़ा डिफरेंस में गलती कर देते हैं आप, जब 12 ग्राम ये वाला और 12 वो वाला दोनों बराबर लगने लगता है। तो एक एटम का मास पूछे तो 12 गुना 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। एक मोल एटम का मास पूछे तो 12 ग्राम, और 12 MU बोल रहे हैं तो वो रिलेटिव मास यूनिट है। वो बता रहे हैं कि वो 12 गुना भारी है 1/12 ऑफ मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12 से। तीनों में डिफरेंसेस समझ आया है ना? तो मोल समझ में आने में मदद करेगा। ये सब समझिएगा तो मोल कॉन्सेप्ट में दिक्कत नहीं आएगा, फिर वो सब कुछ आसान लगेगा। हाँ, नहीं तो परेशानी ये होती है कि मोल मॉलिक्यूल उन्हें बराबर लगने लगता है ना, ये एटम ग्राम MU सब बराबर हो गया, मतलब सब मिला जुला के बात वहीं पहुंच गया। और सोचने वाली बात है कि ये सब कहां से दिखाई पड़ रहा है, तो बस मास नंबर में दिखाई पड़ रहा है। चौथा टर्म में जो मास नंबर था वही तो, उसी में गुना किए 1.67 इंटू 10⁻⁻24, तब तो आ गया एग्जैक्ट एटॉमिक मास। उसी को MU में लिख दिए तब आ गया रिलेटिव एटॉमिक मास। उसी को ग्राम में लिख दिए तब आ गया ग्राम एटॉमिक मास। वो मास नंबर ही तो है। तो किसी भी एटम के इतने नंबर ऑफ एटम से एक मोल के बराबर होगा, है ना? मतलब ये कार्बन में समझाया, नाइट्रोजन में अलग नहीं हो जाएगा। नाइट्रोजन में भी यही रहेगा, वहां 14 रहेगा सिर्फ, बाकी सब गुना कर कर करके 14 ग्राम तक आ जाएगा। क्या बढ़े? बढ़े?
अब देखो तीन मास बताएं आपको, तीनों में डिफरेंसेस वगैरह आप देख लेना। नाइट्रोजन 14.7 लिखा हुआ है, तो मास नंबर ऑफ नाइट्रोजन, देखो बच्चा एक पूछा है हमसे ना शुरुआत में, मास नंबर और मास में क्या अंतर है सर, देखो मंत्र दिखाते हैं। मास नंबर ऑफ नाइट्रोजन कितना, एब्सोल्यूट एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन कितना, 14 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, बोलो ना मेरे साथ, तभी तो याद होगा ये। 1.67 इंटू 10⁻⁻24 रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन 14 mu, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन 14 ग्राम। बताओ डिफरेंसेस सिमिलरिटी सब दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, क्या है, वो 14 ही था, और वो 14 क्या था, तो भाई नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन था ये। इतना बेसिक, अब इससे ज्यादा बेसिक तो कुछ है ही नहीं। प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या को जोड़ के मास नंबर लिख दिया, चूंकि मास प्रोटॉन न्यूट्रॉन के मास के बराबर होता है, तो 14 इंटू इतना ग्राम मास हो गया। चूंकि इतना ग्राम को हम 1 mu कहते हैं, हमने प्रूव किया 1/12 इंटू मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12 रख के, तो इसी को 14 mu लिख दिया, इसी को 14 ग्राम लिख दिया, ठीक है। लेकिन आपको हम ये बताना चाहेंगे, ये सब कहलाएगा एक एटम के मास का, मास ऑफ वन एटम, ये आप ध्यान रखिएगा। और ये कहलाएगा मास ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 एटम, ये बात नहीं भूलिएगा। बताइए 4 एटम नाइट्रोजन का मास कितना, मास ऑफ 4 एटम ऑफ नाइट्रोजन, 4 एटम का मास पूछ रहे हैं, तो 14 mu गुना 4 लिख सकते हैं क्या, तो 56 mu लिख सकते हैं, सही होगा। या फिर 56 गुना 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम लिख देते हैं। लेकिन जो कोई 56 ग्राम लिख देगा, वो तो जो एग्जामिनर है वो कॉपी से निकल के 2 थप्पड़ दे देगा, कहेगा यही पढ़ा था मूल कंसेप्ट। अब वही एक गलती करता बच्चा, गलती भी वही एक करता है, 14 ग्राम याद रखे रहता है, 4 एटम का मास पूछता है 56 ग्राम लिख देता फट से, वही तो नहीं करना है, ठीक है। वो उतना ही आ गया ना, तो मूल कंसेप्ट में डिसिप्लिन आ गया, और डिसिप्लिन के साथ चैप्टर पढ़ जाएंगे, एक एक क्वेश्चन हल्का ही लगेगा, नहीं तो ग्राम एमयू में कन्वर्ट होते रहेगा अपने दिमाग में आपका, है ना, तो नहीं होगा, नहीं ना होगा, क्लियर है पूरा। अब एवरेज एटॉमिक मास जो होता है बिल्कुल अलग है ये सबसे, वो अलग कारणों से होता है, तो उसको देखते हैं। इसको लिख दीजिएगा एग्जाम्पल करके, किन्हीं को कोई परेशानी है तो वो बोलेंगे।
समझ में आ गई बात? ई वाला ग्राम और ई वाला ग्राम में कितना अंतर है, समझ आ गया ना? ये एक एटम में लगने वाला ग्राम है, ये एक मोल एटम में लगने वाला ग्राम है। उस 6.022 इंटू 10⁻23 एटम का मास है, ये वो एक एटम का मास है। क्लियर है? बड़े बड़े 14। चुप रह जाइएगा, क्या बोलिएगा आप, जब पूछने वाला ही अधूरे पूछा था, है ना? 14। उसके बाद बोलेगा यूनिट बताओ, तो बोले पूछिए आप, रिलेटिव एटॉमिक मास पूछ रहे हैं कि ग्राम एटॉमिक मास पूछ रहे हैं कि आप सैल्यूट एटॉमिक मास पूछ रहे हैं? आप वहां क्लियर कीजिए, हम यहाँ क्लियर कर देते, है ना? ये पूछने वाले की वजह से ही गलती चल रहा है, ये लगातार गलती उसी के वजह से हो रहा है। और एटॉमिक मास पूछते हैं, एटॉमिक मास पूछने के बाद हम लोग उसके मास नंबर पे फट से चले जाते हैं कि जितना मास नंबर होता है वही उसका एटॉमिक मास होता है। यही तो जानते हैं कि जो मास नंबर होता है वही क्या होता है, एटॉमिक मास होता है। यही तो जानते हैं। तो वो बहुत गलत भी नहीं जानते, हम लोग पास पास में जानते हैं। ये एग्जैक्ट बात हो गई क्या? ये 14 तो हम यहीं से लेके आ रहे हैं भाई, सच्चाई तो यही है कि ये 14 हम कहाँ से लेके आ रहे हैं, तो उसके मास नंबर से ही पकड़ के लेके आ रहे हैं क्या? और उसके भी कारण हम बताए क्यों मास नंबर पे गए, क्योंकि वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की नंबर हैं, मास उसी में होता है। ठीक है, इतना जानने के बाद कोई कंफ्यूजन है अब? है ना? बच्चे का एक इनोसेंट सवाल था कि सर केवल एटॉमिक मास पूछेगा तो हम क्या जवाब देंगे? हमारा इनोसेंट जवाब था कि वो 14 कह देंगे। ठीक है, चूंकि उसने एक एटम का मास नहीं पूछा, उसने एक मोल एटम का मास नहीं पूछा, तो हम भी एमयू में क्यों बताएं, ग्राम में क्यों बताएं? यदि आपके पास समय है तो आप कह दीजिए कि नाइट्रोजन के एक एटम का मास 14 एमयू और एक मोल एटम का मास 14 ग्राम, इतना तो कह ही सकते हैं। नाउ एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास ये तीनों से अलग है। ठीक है, एक्चुअली में एवरेज का कॉन्सेप्ट डाल्टन साहब के एक थ्योरी के बाद हुआ है। अब डाल्टन साहब का थ्योरी हम नहीं बताए हैं। उन्होंने कहा था कि एक एटम सेम टाइप ऑफ, एक एलिमेंट सेम टाइप ऑफ एटम से ही बने होते हैं। बाद में ये पोस्टुलेट्स उनका गलत हो गया। एक एटम सेम टाइप, एक एलिमेंट सेम टाइप ऑफ एटम, मतलब ये हुआ कि कार्बन यदि एलिमेंट है तो कार्बन एलिमेंट में हर एटम कार्बन का 12 एटॉमिक मास वाला ही होगा। लेकिन बाद में ये देखा गया कि कार्बन के एक अलग 14 एटॉमिक मास वाला भी एलिमेंट होता है, मतलब एटम होता है। और ऐसे एटम को बाद में साइंटिस्टों ने आइसोटोप कहा। अब यदि एक एटम के अलग अलग मास हो गए तो फिर हम क्या कहेंगे? जब कार्बन का मास कोई पूछेगा, जैसे ही बच्चा भी पूछा, कोई पूछेगा तो हम क्या कहेंगे? आप देखे होंगे कि पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट है सबका एटॉमिक मास दशमलव में लिखा हुआ है। नहीं, उसको राउंड अप करके हम लोग नियरेस्ट होल नंबर में लिखते हैं। एक वो एलिमेंट बीचों बीच में आ जाता है, क्लोरीन, तो पकड़ा जाता है बात 35.5 का है। अभी तो सर खाली न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या को बता रहे थे कि एटॉमिक मास यही होता है, तो 0.5 कैसे? 35.5 है ना क्लोरीन का मास, 0.5 प्रोटॉन 0.5 न्यूट्रॉन होता है क्या? आदमी होता है क्या 1.5 गो, 2.5 गो आदमी ट्रेन में होता है? ट्रेन में जाइएगा तो कहेगा ये टिकट लगेगा, ये तो अभी 6 साल के है। नहीं, अभी 1.5 आदमी, टीटी बोल रहा पैसा लेने के लिए, तो ठीक है, तो 1.5 आदमी का पैसा दे दीजिए, क्योंकि आप भी तो नहीं है टिकट लिए, आइए आधा।
समझ रहे हैं? तो 1.5 आदमी, उसी से 1.5 प्रोटॉन नहीं होता तो 35.5 क्यों होगा? तो आइसोटोपिक एक्सिस्टेंस की वजह से हम लोग एवरेज निकालते हैं, और एटॉमिक मास सारे एलिमेंट के एवरेज वाले वैल्यू ही पीरियोडिक टेबल में लिखा है। इसीलिए आप पहला एलिमेंट हाइड्रोजन ही पलट के देखिए ना, लिखा होगा 1.0008। ठीक है, तो 0.008 कहां से आया? एवरेज किया गया। तो इट हैपेंस यानी इट अकर्स ड्यू टू, ये नॉर्मल कारणों से नहीं होता, इट अकर्स ड्यू टू एग्जिस्टेंस ऑफ आइसोटोप। ठीक है, किसके वजह से होता है ये? आइसोटोप की वजह से होता है। इट अकर्स ड्यू टू एग्जिस्टेंस ऑफ आइसोटोप। आइसोटोप क्या होता है, क्या बताना है क्या? तो बता देते हैं ना। आइसोटोप, हम्म, आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन। देखो हमने 3 चीज लिखा है, आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन। उधर लिखे हैं एटॉमिक नंबर, मास नंबर, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, ठीक है। कौन क्या है, पहले क्या लिखे, समझ आया क्या? एटॉमिक नंबर को क्या लिखते हैं, और मास नंबर को? एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर भी होता है क्या? नहीं होता क्या? नंबर ऑफ प्रोटॉन ही ना होता है। अब देखो हम क्या तुमको बताना चाहते हैं, जरा समझ लो ना। सेम, सेम, सेम। देखा पैटर्न, देखा पैटर्न, सब डिफाइन हो गया। जितना छोड़ दिए सब डिफरेंट। आइसोटोप क्या होता है? जिसके एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर डिफरेंट। आइसोबार क्या होता है? जिसके मास नंबर सेम, एटॉमिक नंबर डिफरेंट। और बोलना है तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी डिफरेंट बोलो। आइसोटोन क्या होता है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम, और ये एटॉमिक नंबर और मास नंबर दोनों डिफरेंट। भर दें, ये सब डिफरेंट। याद रहेगा इसलिए कि डायगोनली सेम 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 कर देना है ना। जैसे आजकल पार्लियामेंट हाउस में भाजपा वाला बोलता है तो कांग्रेस वाला करता है सेम सेम सेम। 3 बार देखिए, सेम 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 लिखा हुआ था। नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर, मास नंबर, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, सेम सेम सेम। हाँ देते, देते हैं एग्जाम्पल। हाँ वो भी बता देंगे, वो भी न्यूमेरिकली बता देंगे, निकाल के बता देंगे कैसे।
आइसोटोप के एग्जाम्पल लिख लिया इसको। एग्जाम्पल्स ऑफ आइसोटोप उसके नीचे लिख लेना। हाइड्रोजन 1 1, हाइड्रोजन 2 1, हाइड्रोजन 3 1। इसका नामों याद रखना, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ये ट्राइटियम। ठीक है। बोरोन 5 10, बोरोन 5 11, कार्बन 6 12 6 14, ऑक्सीजन 8 16, ऑक्सीजन 17 8, ऑक्सीजन 15 8। एक्चुअली में हर एलिमेंट का होता है आइसोटोप, हर एलिमेंट का होता है। ऐसा नहीं कि फलाने का और फलाने का। एक वो मास ज्यादा वाला लिख देना, वो हो जाएगा एग्जाम पर, है ना, किसियों का। अब सर ऐसे कैसे, सही बता रहे हैं एग्जैक्टली ऐसे ही। बेरिलियम 4 8, अब नहीं पता है तो बेरिलियम 9 4 एक आइसोटोप होगा उसका। जितना एलिमेंट है ना पीरियोडिक टेबल में, सबके आइसोटोप होते हैं। ऐसा नहीं कि फलाने का होता है फलाने का नहीं होता है। हम क्या बोले, जितना भी पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट लिखा हुआ है सबका मास नंबर दशमलव में है, किसी एक का होल नंबर में ना है। जबकि न्यूट्रॉन प्रोटॉन की संख्या तो होल नंबर में, लेकिन हर एक का मास फ्रैक्शन में है। मतलब सबके आइसोटोपिक एग्जिस्टेंस होते हैं और ये कैलकुलेट किया जाता है, सीखेंगे अभी। ये सब कॉमन है, कुछ ऐसे बोल के हम लोग ध्यान में रखने के लिए कॉमन है कुछ। क्लोरीन 17 35 17 37, यूरेनियम 235 92, 236 92, 238 92, तो ऐसे 237 होता है। एग्जाम्पल्स ऑफ आइसोबार, आइसोबार का एग्जाम्पल इसमें से कुछ मिल जाएगा। सेम मास नंबर, कार्बन 14 6, नाइट्रोजन 7 14, मास नंबर सेम है, एटॉमिक नंबर अलग है। देखिए मिल गया। एटॉमिक नंबर अलग होने से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अलग होगा। 14 में से 6 गया 8, 14 में से 7 गया 7। क्या लिखना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा कि दिखाई दे रहा है? लिखना पड़ेगा, दिखाई दे रहा है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दिखाई दे रहा है। 14 में से 6 गया 8, 14 में से 7 गया 7। एक आध एग्जाम्पल और हो जाए, बोलिए। आर्गन पोटेशियम इधर में ही कुछ होगा, बताइए, देखिए कुछ मिलाइए, कुछ निकालिए। ऐसे इनके भी एग्जाम्पल सही है। पोटेशियम 40 18, आर्गन 40 18, ये 19। आर्गन 39। ठीक है। आइसोटोन के एग्जाम्पल कुछ उसी में होगा।
कार्बन 14 6, ऑक्सीजन 6 8 14, 8 होना चाहिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो ये 8 है, तो ये 16। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन देखिए ना, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होना चाहिए, 14 में से 6 गया और 16 में से 8 गया। एक तो आइसोडाइफर्स भी होता है, डाइफर। टेबल समझ में आया सबको? टेबल समझ में आया, क्या सेम क्या डिफरेंस? टेबल समझ में आया? आइसोटोप्स में क्या सेम रखना है, आइसोबार में क्या सेम रखना है, आइसोटोन में क्या सेम रखना है, क्या? आइसोडाइफर atoms of different element having same difference in the number of neutron and proton known as isodiapers. एग्जाम्पल, लिख पाए या फिर कुछ छूटा है बता दीजिएगा, ये नहीं कि सर उधर उधर कर दिए थे इसे। इसके डायमेंशन बहुत है, ये आपके आराम के लिए ही है। बताइए एक एग्जाम्पल, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के डिफरेंसेस को सेम देखना है। एग्जाम्पल, क्या क्या क्या? एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, अलग अलग एलिमेंट्स के एटम, जैसे यहाँ नाइट्रोजन कार्बन था, ऑक्सीजन था, तो अलग अलग एलिमेंट के एटम्स थे जिसमें सेम डिफरेंस होना चाहिए न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या का डिफरेंस सेम होना चाहिए। जैसे कोई एग्जांपल लो, ऑक्सीजन 8 16, बोलो इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना? तो ऑक्सीजन 17 वाला ले लो। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना? 17 माइनस 8। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना? प्रोटॉन का संख्या कितना है इसमें जी? तो घटाव कितना हुआ डिफरेंस? तो एक और ऐसे ही एलिमेंट खोजो जिसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन का डिफरेंस एक हो। कार्बन 14 नहीं चलेगा, बोरोन 11 5, बोलो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना इसमें? बोलो 11 माइनस 5 बराबर 6। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है इसमें?
डिफरेंस कितना हुआ? न्यूट्रॉन प्रोटॉन की संख्या में डिफरेंस कितना हुआ? तो 1 हुआ। तो ये दोनों आपस में किस रिलेशन से जुड़ा हुआ है? हम कह सकते हैं ऑक्सीजन 17 8, बोरोन 11 5 इज ए आइसोडाइफर। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, एलिमेंट बिल्कुल डिफरेंट है, हैविंग सेम डिफरेंस इन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, नोन एज आइसोडाइफर्स। और एक इससे हटके होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्याएं भी बराबर होती है, उसको आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स कहते हैं। और जानते हैं एक बात, बोलिए ना, नो सर बोल दीजिए, तब ना बताएंगे। ये जो दिख रहे ना जितना, ये आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन, आइसोडाइफर्स जितना दिख रहा है ना, ये सब आइसोटोप के आसपास का ही रिलेशन है। ये जो आपस में जो डिफरेंट आइसोटोप्स है ना, अलग अलग आइसोटोप्स है ना, वही कभी कभी आइसोबार बन जाता है। नहीं है क्या? कार्बन नाइट्रोजन नहीं मिल जाएगा, है ना, लिख ले है, इसका मतलब नहीं है, ऐसा नहीं है। नाइट्रोजन 14 7, नाइट्रोजन 15 7 लिख दीजिए इसमें। यहाँ देखिए कार्बन 14 6 लिखा है, नाइट्रोजन 14 7 लिखा है। तो ये जो दो आइसोटोप्स दिखाई दे रहा है, वही आइसोबार बन गया, वही आइसोटोन बन गया, वही आइसोडाइफर्स बना। तो कॉम्पिटिटिव लेवल का क्वेश्चन होता है, क्या दो आइसोटोप आइसोडाइफर हो सकता है? क्या दो आइसोटोप आइसोबार हो सकता है? तो मेड टू आइसोटोप इज आइसोबार, मेड टू आइसोटोप इज आइसोटोन्स, मेड टू आइसोटोप इज आइसोडाइफर्स। ठीक है, तो हम लोग कहते हैं कि आइसोटोप ही कभी कभी जो है आइसोटोप ऑफ, नोट में लिखना है, नोट में, आइसोटोप ऑफ डिफरेंट एलिमेंट में बी आइसोबार, में बी आइसोटोन, में बी आइसोडाइफर, है ना। दो अलग एलिमेंट का आइसोटोप कभी आइसोबार भी हो सकता है, कभी आइसोडाइफर्स भी हो सकता है, कभी आइसोटोन्स भी हो सकता है। एग्जाम्पल दे दिए, ये आइसोटोन देखा नहीं, कार्बन 14 6 ऑक्सीजन, कार्बन 14 6 कार्बन का आइसोटोप, ऑक्सीजन 16 8 ऑक्सीजन का आइसोटोप। तो कार्बन और ऑक्सीजन दो अलग अलग एलिमेंट के आइसोटोप क्या बन गया? आइसोटोन बन गया। एक और दे के समझा दें, जैसे दो अलग अलग एलिमेंट के जिसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है, खोजो 15 7,
एक और कोई खोजो जिसमें 15 में 7 गया 8 बचता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 8 हो, वही तो है 16 8। ये दो एलिमेंट के आइसोटोप थे, अब क्या बन गए, आइसोटोन है, नहीं है, ये क्या है दोनों, तो वही तो बता रहे हैं, दो आइसोटोप ही ना है जो आइसोटोन बन गया। नहीं समझेगा ये, गड़बड़ा रहा है। देखो देखो, हम उतना छोटा बात नहीं बोल रहे जो तुम सोच रहे, हम एक्चुअली में बोल रहे बड़ा बात, कंपटीशन वाली बात। ये सब बोरोन का आइसोटोप, ये कार्बन का आइसोटोप, ये ऑक्सीजन का आइसोटोप, ये क्या क्लोरीन का आइसोटोप, ये अब ये ऑक्सीजन का आइसोटोप ये नाइट्रोजन के आइसोटोप में रिलेशन है। ये वैसा रिलेशन है कि तोर भैबा और हमारा मामा घर में जो भैबा है वो दोनों आपस में फुफेरा भाई लगता है, ऐसा का रिलेशन। ऑक्सीजन 16 8, नाइट्रोजन 15 7, ये दोनों क्या है, आइसोटोप है, किसी का आइसोटोप तो है। अब ये दोनों आपस में क्या लगता है, आइसोटोन लगता है, तभी ना होगा कंपटीशन वाली बात। वो तो सिंपल सिंपल तुम समझ रहा है कि नाइट्रोजन का आइसोटोप तो यही ना होगा, वो तो है ही है ना, नाइट्रोजन का आइसोटोप तो यही दोनों है, ठीक है। लेकिन यहां पर तुम इस बात पर ध्यान नहीं दे रहा है ना, जो ऑप्शंस में लिखा हुआ मिल जाएगा, ऑप्शन में लिखा हुआ ये बात मिलेगा, देखो ये आइसोटोप ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, एक ही एलिमेंट का आइसोटोप नहीं, ऑक्सीजन का आइसोटोप नाइट्रोजन के आइसोटोप के साथ आइसोटोन वाले रिलेशन में हो सकता है, ऑक्सीजन के आइसोटोप नाइट्रोजन के आइसोटोप के साथ आइसोबार के रिलेशन में हो सकता है, हम ये बता रहे हैं, है ना। आपस में तो दोनों आइसोटोप तो सेम एटम का होगा, लिख दिया। अब एक क्वेश्चन बता करके आइसोटोप की वजह से एवरेज हो जाता है एटॉमिक मास, ये सिखाना होगा। देखिए एवरेज एटॉमिक मास, अच्छा एक तो छूट रहा है ना जी, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, एक्चुअली में आइसो का मतलब सेम होता है, तो कुछ ना कुछ सेम होगा तभी आइसो लगा है। नहीं समझा, जैसे अभी तक में जितना पढ़े आइसो उसमें कुछ ना कुछ सेम था ना, आइसोटोप में सेम एटॉमिक नंबर था, आइसोबार में सेम मास नंबर था, आइसोटोन में सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन था, आइसोडाइफर में सेम डिफरेंस इन नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन था, आइसो इलेक्ट्रॉनिक में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इसमें एटम आयन मॉलिक्यूल तीनों आ जाता है ना, ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, having same number of electrons known as isoelectronics।
atom ion molecule of different element having same number of electron known as isoelectronics। देखिएगा, आपको हम बता रहे हैं, सोडियम पे प्लस, Mg पे 2 प्लस, Al पे 3 प्लस, नियॉन, फ्लोरीन पे माइनस। एग्जाम्पल, ऑक्सीजन पे 2 माइनस, नाइट्रोजन पे 3 माइनस, CH4 मॉलिक्यूल, ये सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। ऑल दीज आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। देखो क्यों, सोडियम में 11 प्रोटॉन होता है, एटॉमिक नंबर 11, एक प्लस चार्ज का मतलब एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया, कितना इलेक्ट्रॉन आया। मैग्नीशियम में 12 2 लॉस किया, अल्युमिनियम में 13 3 लॉस किया, नियॉन में तो 10 ही होता है, फ्लोरीन में 9 और 1 माइनस है, 9 1 10 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन में 8 2, नाइट्रोजन में 7 3, कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन में 4 6 4, क्या 11 में से 1 इलेक्ट्रॉन गया, 12 में से 2 इलेक्ट्रॉन गया, 13 में से 3 इलेक्ट्रॉन गया, 10 ही होता है, 9 प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, 8 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, 7 प्लस 3 इलेक्ट्रॉन। तो कैटायन है, एटम है, एनायंस है, ये सब आपस में आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स है। K प्लस, Ca2 प्लस, स्कैंडियम 3 प्लस, आर्गन, क्लोरीन माइनस, सल्फर पे 2 माइनस, फास्फोरस पे 3 माइनस। ये सब में कितना इलेक्ट्रॉन्स है, 19 माइनस 1 18 इलेक्ट्रॉन, 20 माइनस 2 18 इलेक्ट्रॉन, स्कैंडियम 21 माइनस 3 18 इलेक्ट्रॉन, आर्गन को ऐसे 18, क्लोरीन 17 प्लस 1 18 इलेक्ट्रॉन, सल्फर 16 प्लस 2 18 इलेक्ट्रॉन, फास्फोरस 15 प्लस 3 18 इलेक्ट्रॉन। ऑल दे आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्याएं सेम हो।